भावार्थ रत्नाकर, जो अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग पहुंच पर हैं। कुंभ लग्न प्रारंभ हो गया है। 6 श्लोक इसमें मात्र हैं। 3 पाठ में हम उसको बता देंगे। उसके बाद फिर मीन लग्न। तो जिन लोगों ने इस पाठ को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा, वो अब निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि उनको प्रेडिक्शंस में आसानी हो रही होगी, क्योंकि भावार्थ रत्नाकर को पढ़ना सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि ये हम कहते हैं ना कि ये कुंजी मात्र है ज्योतिष का, और ऐसे विषयों की चर्चा है जो साधारणतः नहीं किया जाता। आगे इसमें ही देखेंगे। अभी देखिए क्या बताया जा रहा है कि कुंभ सिंहे तु जातस्य योगो नैव विशेषतः, कि अब यहां 2 लग्नों के विषय में बताया जा रहा है। पहला कहता है कि कुंभ लग्न, दोनों लग्नों का हम एक साथ बना लेते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। अब यहां सिंह लग्न हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी यहां चर्चा है और आप बहुत आसानी से समझिएगा। ये कुंभ लग्न है। अब इसमें कह रहा है कि यहां देख लीजिए सिंह लग्न सप्तम में आ जाता है, और बहुत कुछ नहीं कहा जा रहा है। कह रहा है कि इन दोनों लग्नों में भाग्य और राज्य, भाग्य किसको कहते हैं? दशम स्थान को कहते हैं। अब इसके हिसाब से भाग्य और राज्य का स्वामी कौन बनेगा ये देख लीजिए, और फिर सिंह लग्न के हिसाब से कौन बनेगा ये आप लोगों को समझना है। ये क्षमा चाहेंगे, थोड़ी सी भूल हो गई है। अब यहां सिंह लग्न का विचार सबसे पहले कर लेते हैं। तो सिंह लग्न में राज्य अर्थात दशम स्थान जिसको आप लोग कहते हैं 10th हाउस, इसको राज्य भी बोला जाता है। अब भाग्य ये जानते हैं 9th हाउस को बोलते हैं। तो यहाँ राज्य में कौन सा राशि है? वृष राशि है। तो ये राज्य के लिए आ गया वृष राशि और स्वामी हो गया शुक्र, और भाग्य में कौन हो गया? मेष राशि और स्वामी हो गया मंगल। अब कहता है कि इन दोनों के युति मात्र से जातस्य योगो नैव विशेषतः, कौन कौन सा? भाग्य राज्य से संबंध मात्र नेति, कि ये दोनों यदि कहीं भी बैठ जाएं, मान लीजिए कि मंगल और शुक्र यहां बैठ जाए या मंगल शुक्र यहां बैठ जाए, तो ये किसी भी परिस्थिति में बहुत विशेष फल देने वाला नहीं होता। अब इसका कारण समझने का हम लोग प्रयास करते हैं, पहले सिंह लग्न में, फिर इसको समझेंगे। तो सिंह लग्न में देख लीजिए कि इसकी जो दूसरी राशि है वो कहाँ है? तीसरे स्थान में। और ये जो राशि स्वामी शुक्र है वो लग्नेश का मित्र नहीं है, और साथ में ये मंगल को भी अपना मित्र, भाग्येश को भी अपना मित्र नहीं मानता। दोनों एक दूसरे को सम मानते हैं। तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? कोई भी ग्रह लग्न के लिए होता है, फल जातक को मिलना है। तो यहां मंगल शुक्र का योग यदि हम कह दें कि कर्माधिपति धर्माधिपति जैसे आप लोग सुनते हैं, तो यहाँ ये राज्य और भाग्य दोनों का संबंध हो जाने से भी बहुत शुभ फल नहीं करेगा, अर्थात विशेष योग फल नहीं करेगा, क्योंकि ये केंद्र का जो स्वामी है, ये जो दशम का स्वामी शुक्र है, ये इस लग्न के अनुसार अशुभनाथ भी है। साधारण दृष्टि में आपको क्या मिलेगा कि चलिए ये केंद्र का स्वामी है, ये त्रिकोण का स्वामी है, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बोल दें। लेकिन पराशरी सिद्धांत को जब आप पढ़ेंगे तो वहां भी मना किया गया है कि ऐसे केंद्र के स्वामी जो लग्नेश के मित्र न हो,
हम उसके साथ राजयोग जैसी बात नहीं करेंगे। योग है, स्वाभाविक है, योग का फल भी मिलेगा, लेकिन विशेष योग फल नहीं मिलेगा। चलिए यहां पे समझ लिया। अब उसी बात को यहां समझने का प्रयास करते हैं। अब यहां विपरीत है। विपरीत क्या है कि यहां राज्य का स्वामी कौन है, अर्थात राज्य मतलब 10th हाउस, और 10th हाउस में वृश्चिक है और इसका स्वामी मंगल है। ये आप लोग यहां देख पा रहे हैं। अब भाग्य का स्वामी कौन है, यहां भाग्य स्थान में भाग्य मतलब 9th हाउस, और यहां तुला राशि और इसका स्वामी शुक्र है। जब यहां नहीं करेगा अच्छा तो यहां क्यों करेगा? यहां यदि शुक्र को लेकर के माना गया है विरोध, तो यहां मंगल को लेकर के क्यों नहीं मानेंगे? स्थिति तो वही है। तो यहां मंगल को लेकर के माना गया है। मंगल केंद्र का स्वामी है, लेकिन लग्नेश शनि का मित्र नहीं है। हम हमेशा अपने क्लास में लोगों को बताते रहते हैं, लोग भ्रमित जरूर होते हैं, लेकिन अंततोगत्वा वो इस बात को समझते हैं कि यहाँ लग्नेश का मित्र ये दशमेश नहीं है, इसीलिए इसके लिए ये बहुत अच्छा रिजल्ट करेगा, इसकी संभावना नहीं है। और दूसरे में यहाँ भी शुक्र की, जो केंद्र का राज्य का स्वामी था, उसका मूल त्रिकोण राशि तीसरे स्थान में था, और यहाँ भी मंगल का मूल त्रिकोण राशि तीसरे स्थान में है। भले ही 8वें और 12वें के लिए हम लोग साहचर्य का नियम जरूर लगा लेते हैं, लेकिन तीसरे, छठे और 11वें स्थान के स्वामी को तो ऐसे भी अशुभनाथ ही कहा जाता है। अब इसकी युति कहीं हो जाए, मान लीजिए मंगल और शुक्र की युति यहां हो जाए, अच्छा है, युति अच्छा है, लेकिन ये विशेष राजयोग जैसी बात नहीं होगी। इसीलिए हम कहेंगे कि सामान्य से अच्छा फल मिलेगा, लेकिन हम संबंध मात्र में ना दृष्टि भी आ जाता है। मान लीजिए यहां मंगल हो और यहां शुक्र हो जाए, तो कहेंगे ये परिवर्तन भी हो गया, कुछ भी हो जाए, लेकिन ऐसे परिस्थितियों में हम अच्छा नहीं कह सकते। जबकि यहां पे शुक्र पूर्ण योगकारी है और यहां पे मंगल पूर्ण योगकारी है, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी है। लेकिन रिजल्ट किसको प्राप्त करना है ये आप जानते हैं, रिजल्ट हमेशा लग्नेश को प्राप्त करना है। तो लग्न के साथ उसका संबंध कैसा है, लग्नेश के लिए वो किस प्रकार का फल करेगा, कितने भी अच्छे पोजीशन में हो जाएगा तो क्या योगफल करेगा, इस विषय को आप लोगों को समझना है। यहाँ शास्त्र कहता है कि बहुत अच्छा योगफल नहीं करेगा। अब हम लोग उसी के दूसरे श्लोक में चलते हैं। यहाँ साधारण में तो यही होगा कि पूर्ण योगकारी है, इसकी दशा आ गई, अब तो ये बरस जाएगा, शुक्र है, सारे कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी, व्यापार बढ़ जाएगा। हम लोग ऐसी ऐसी बातें करने लगते हैं, लेकिन अस्पष्टता यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी यदि आप सीखना चाहें। अब आगे फिर लग्न तो कुंभ ही है, अब उसके विषय में क्या लिखा जा रहा है ये समझिएगा। कहता है कि लग्ने शुक्र अर्थात लग्न में शुक्र हो जाए। अब रवि राज्य, यहां र छूट गया है, यहां रवि राज्य। अब रवि राज्य का मतलब आप लोग समझ जाइएगा अभी कि राज्य का मतलब 10वां स्थान होता है। अब यहां कहता है कि सूर्य हो जाए। बहुत आसानी से समझिएगा, बहुत ताकत नहीं लगाना है, और समझ में ना आए तो कमेंट में लिख दीजिएगा। कोई भी बात हमारी ऐसी लगे कि नहीं यहाँ जो बताए वहाँ उसका विरोध हो रहा था, नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है ज्योतिष में। एक श्लोक कभी दूसरे श्लोक का विरोध नहीं करता, और हम हमेशा कहते हैं कि प्रत्येक ग्रह को आप क्यों देख रहे हैं
ये समझना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप कारक के रूप में देख रहे हैं तो अलग रिजल्ट समझ में आएगा, भावेश के रूप में देख रहे हैं अलग रिजल्ट समझ में आएगा, किसी भाव में बैठ के वो कैसा फल कर रहा है इसको समझना चाहते हैं तो उसका अलग रिजल्ट समझ में आएगा। और बाद में आप दैवज्ञ हैं, बुद्धिमान हैं, ज्योतिष हैं, आपको संतुलन बिठा करके जवाब देना है। तो लग्ने शुक्र रवि राज्ये राहुर्वा कुंभ सदमनः, और शुक्र के साथ राहु। यहां तक समझ में आ गया। अब कहता है गुरुर राहु दशा काले योगदो भवतो ध्रुवम। अब गुरु कहाँ है नहीं पता, कहीं भी रख लेते हैं। मान लीजिए कि हम गुरु को यहां रख लें, नहीं रखने का मन करता है आपको, यहां रख लीजिए, क्योंकि हम 8वें 12वें में तो रखेंगे नहीं, वहां थोड़ा कमजोर होगा ही होगा, थोड़ा नहीं बहुत कमजोर हो जाएगा। तो आपको केंद्र त्रिकोण और लाभ स्थान में रखना है। तो अब ऐसा क्यों कहा गया, मैंने राहु का पाठ आप लोगों को बताया हुआ है, और हम हमेशा लोगों को रेफरेंस दे देते हैं कि जाकर के देख लीजिए, चाहे आप बृहत में देखिए या लघु पराशरी में भी देखिएगा। तो कहते हैं कि त्रिकोण के स्वामी केंद्र के स्वामी के साथ, तो ये तो केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी के साथ, अब ये लग्न ही है, इसको केंद्र मानिए या त्रिकोण मानिए, वहां राहु स्थित है। तो ये राहु क्या हो गया, परम राजयोगकारी हो गया। हम तो यही लिख देते हैं परम राजयोगकारी। अब क्यों परम राजयोगकारी हो गया, हम कहते हैं कि इमीडिएट रिजल्ट राहु किसका करेगा, तो जिसके साथ होगा। साथ कौन है, शुक्र है। तो शुक्र शुभ ग्रह है और अनेक प्रकार के शुभ फल देने वाला है, आपके कामनाओं की पूर्ति करने वाला है, आपको ऐश्वर्य देने वाला है, और इस स्थान में तो सुख और भाग्य का भी दाता है ये। और बैठा कहाँ है, लग्न में बैठा है। तो जब राहु की दशा होगी, गुरु राहु दशा काले, अब ऐसे में देखिए कि राहु की दशा समाप्त होगी और गुरु की दशा प्रारंभ होगी। अगर महादशा की भी बात कर लेते हैं तो ऐसे में क्या होगा कि राहु की दशाओं में ही आप ऊपर उठ जाएंगे, क्योंकि ये सबसे राजयोगकारी हो गया यहां। अब सूर्य की चर्चा क्यों की गई है, ये बात समझना है। तो सूर्य कहां बैठा, केंद्र में बैठा, दशम से दशम का स्वामी है, केंद्र में बैठा है, और यहां ये दिग्बली होते हैं, ये भी हम लोग जानते हैं। और राज्य स्थान में ही जब सूर्य बैठा हो और दिग्बली सूर्य हो और अपने मित्र के ही घर का स्थित है, तो इसका भी केंद्रीय प्रभाव यहां चला जाता है। अब दृष्टि और केंद्रीय प्रभाव दोनों में अंतर है, इसको भी कभी मौका मिलेगा तो समझाएंगे, लेकिन हद तक जो दृष्टि का गुण होता है वो भी जाता है। तो क्या शुक्र और राहु को पीड़ित नहीं करेगा, लेकिन यहां राहु और शुक्र की युति से जब ये इतने बलवान हो जाएंगे तो इसके छोटे मोटे प्रभाव से ये विचलित नहीं होंगे। दूसरे में सूर्य भी केंद्र का स्वामी है, केंद्र के स्वामी यदि शुभ ग्रह हो तो शुभ फल देता है। तो अब देखिए कि केंद्र के स्वामी शुभ ग्रह हो तो शुभ फल देता है। तो गुरु की दशा की चर्चा क्यों कहा गया है, गुरु कौन है, मूल त्रिकोण कहाँ है, लाभ स्थान में है, और दूसरी राशि कहाँ है, धन स्थान में है। तो लाभ और धन की बात तो होगी ही, और ये गलती से यहां अगर बैठ गया तो ये लाभ स्थान को देख भी रहा है, और यहां बैठ गया तो इस दोनों को भी देख रहा है। तो समझ सकते हैं कि परिस्थितियां कितनी अनुकूल होगी। तो ऐसे में जब इसका प्रभाव, और हम कहते हैं कि राहु लग्न में होगा तो केतु जरूर सप्तम में होगा, और जब ये सप्तम में होगा तो राहु केतु के प्रभाव से आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि किस तरह का रिजल्ट आएगा।
आप इस बात को बड़े आराम से समझ सकते हैं। तो हमारा कहना है कि किसी भी फल को समझने के लिए हम लोगों को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कह क्या रहा है, और यहाँ कह रहा है योग फल मिलेगा, तो योग फल मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को पाठ समझ में आए तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और यदि और लोगों को ज़रूरी है हमारे विषय को जानना तो आप अपने ग्रुप में शेयर भी कीजिए। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।